समझो इसको, दिस इज एलसीआर सर्किट। देखो अभी तक हमने जो भी किया, जब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के क्रॉस हम ये लगाते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स, तो हमने वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस फिगर आउट किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। अब जब हम एलसीआर सर्किट यूज करते हैं, एलसीआर में ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आप एल बनाओ फिर सी बनाओ फिर आर बनाओ, कोई भी पहले बना दो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीआर में बस ये तीन कंपोनेंट होते हैं, एक एसी सोर्स लगा दिया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज हमने सोर्स को दे दी। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट में यहाँ पे जो ओवरऑल इफेक्टिव वोल्टेज है सर्किट की, वैसे इफेक्टिव वोल्टेज क्या होती है? इफेक्टिव वोल्टेज होती है ई नॉट बाई रूट टू, राइट? एक सर्किट में नहीं, जैसे अगर आपके पास सोर्स जा रहा है तो वो सोर्स सर्किट में अपना इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या दे रहा है, वॉट एवर इफेक्टिव वैल्यूज। तो ये इफेक्टिव वैल्यू निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है यूजिंग फेजर डायग्राम। इसमें फेजर डायग्राम मैं दो तरीके से बना रहा हूँ आपके लिए। तो मतलब हम ई नॉट बाय रूट टू कब करते हैं? आपको मैं अभी न्यूमेरिकल्स दूंगा ना पिछले वाले केस के, आप समझ जाओगे। अच्छा पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे, आप इकट्ठे ही सारा समझ जाओगे। ठीक है। तो इस एसी सोर्स के वजह से जो वोल्टेज, अब हम ये जो फेजर ड्रॉ कर रहे हैं ये सिर्फ वोल्टेजेस के सेंस में कर रहे हैं, जैसे कि वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर सेम फेज में था जिस फेज में करंट थी, राइट? हम्म तो इधर मैंने ई आर बना दिया। इंडक्टर 90 डिग्री आगे था, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे था, ये बना दिया ई एल। और कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री पीछे था, तो ये उससे 90 डिग्री पीछे बन गया, राइट? जी। हमें ये तो पता है कि ई एल और ईसी ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो इन दोनों का कुछ नेट इफेक्ट आ जाएगा। सपोज वो नेट इफेक्ट इतना है, विच इज ई एल माइनस ई सी। सर पर हाँ जी, पता कैसे चला कि ई एल और ई सी 90 डिग्री मैं ऊपर उसका भी नीचे? आंसर दूंगा। जरूरी नहीं है कि ई एल बड़ा हो ई सी छोटा हो सकता है ई सी बड़ा हो ई एल छोटा हो। पर 90 डिग्रीज। हमने वो 90 डिग्री रजिस्टर के सेंस से बनाया है, हमने रजिस्टर को 0 डिग्री पे मान लिया, क्योंकि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में थे। पर जो हमने पिछली बार देखा था वो तो हमने ओमेगा टी पे देखा रजिस्टर, था एंगल। पर उस टाइम भी हम तब देख रहे थे जब मतलब हम करंट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे ना कि वोल्टेज हाँ हाई है या हाँ लो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने बेस लाइन ले ली रजिस्टर की वोल्टेज को, अच्छा और उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारी वोल्टेजेस प्लॉट करी है। अच्छा, तो वो हमेशा 90 डिग्री होंगी। हाँ, क्योंकि प्योरली इंडक्टर के केस में 90 डिग्री वोल्टेज आगे थी करंट के, और हम्म तो दैट मीन्स कि रजिस्टर से भी 90 डिग्री आगे होगी। अच्छा। रजिस्टर में करंट, और हम मान लो करंट की जो बेस लाइन है, हम्म ये जो ग्राफ है उसका जीरो करंट की वैल्यू है, हम्म तो करंट वाली एक्सिस पे हमने पहले रजिस्टर बनाया, अब हम्म वोल्टेज बनाया उससे 90 डिग्री आगे और कैपेसिटर का 90 डिग्री पीछे। अच्छा ठीक है। तो इन दोनों, अब हमारे पास जो दो ये ग्राफ से बचे हैं, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा या इफेक्टिव वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी ये, दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू, जो आप इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। ओके, इस हम्म ट्राइंगल से क्या निकलेगी, वो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं मैं, हम्म हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नीचे वाले का स्क्वायर, दैट विल बी ई आर का स्क्वायर, प्लस ये वाली साइड विच इज हम्म ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में ये ई सी माइनस ई एल भी हो सकता है, जो बड़ा होता है बड़ा माइनस छोटा होता है बस। क्यों? ठीक है। ऑपोजिट फेज में होते ये शो हो रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा जो भी होगा वो यूज होगा यहाँ हम्म पे। इसमें कोई डाउट? नहीं। मैंने कहा कि ये वाला डायग्राम मैं दो तरीके से बनाऊंगा। सपोज कर लो कि करंट की, या हमने ओमेगा टी, या जो कोई हमारे पास बेस लाइन ओमेगा टी की दी गई है, टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है, और हमें बोला गया कि इनिशियल एंगल भी है कुछ, गॉट इट? तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फेजर पूछ सकते हैं आपसे। इसका सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं मैं कि मैंने ई आर को यहाँ ले लिया, सपोज ये ई आर है एट एन एंगल, हमें एंगल पहले से ही बता दिया गया कि ये एंगल ओमेगा टी है, ओके?
जी। तो इससे 90 डिग्री आगे बनेगा अपना सेम चीज, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये EL इधर बनेगा और 90 डिग्री पीछे EC इधर बनेगा, राइट। जी। इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा बीच में वो फिर से वैसा ही इधर आ जाएगा, EL माइनस EC, और ग्राफ जो रिजल्टेंट वैल्यू बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। तो दोनों ही डायग्राम्स में कोई खास फर्क नहीं है, बस इसमें एक इनिशियल एंगल मेंशन्ड है, उसमें नहीं मेंशन्ड है, बस यही है। दोनों ही केस में जो नेट रिजल्टेंट ई बन रहा है उसका फॉर्मूला वही बनेगा जो पहले केस में बना था। अच्छा। इसमें कोई डाउट? नहीं। तो इस ग्राफ से कभी कंफ्यूज मत होना, ग्राफ दोनों ही सेम है। अब ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये वाला, ये बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, इसमें से बहुत कुछ निकल के आएगा तुम्हारे सामने। अच्छा। जैसे कि ओके, तो हमने वोल्टेज की वैल्यू ये फिगर आउट करी, E इज इक्वल टू अंडर रूट ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि ये हम किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ये इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू लिख रहे हैं, इफेक्टिव वोल्टेज या RMS वैल्यू, राइट। जी। तो अगर मैं V इक्वल टू IR वाला रीजनिंग यूज करके सभी वोल्टेजेस को उनके रेस्पेक्टिव करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखूं, तो आई कैन राइट इट एज, यहाँ पे आई ER का मतलब IR का स्क्वायर, EL का मतलब I इंटू XL माइनस आई इंटू एक्स, इसका स्क्वायर। हम्म। आई पूरे में से कॉमन निकालो। अब एक बात समझो, यहाँ पे अगर दिस वाज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज देन दीज आर द इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट, ओके। तो यहाँ पे ये जो करंट यूज है ये भी RMS वैल्यू है। एक ही करंट है सर्किट में, क्योंकि सीधी सर्किट में तो करंट एक ही फ्लो करती है, राइट। ये वही वाली करंट है। अच्छा। ठीक है। आई पूरे में से कॉमन निकालो, तो आई अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ओके। इस आई को नीचे लेके जाओ, E अपॉन आई, ये है इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव करंट। इट शुड गिव व्हाट, द ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। तो whatever this overall effective resistance of LCR circuit is, it is denoted by Z। इसका ठीक। नया नाम इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस ही, बट नाम चेंज हो गया इम्पीडेंस। Z, अच्छा। और Z का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर, ओके। ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं। इस पेज में से मैं तुम्हें तीन चार चीज निकाल के देता हूं। अच्छा। सबसे पहले सपोज आपको कोई क्वेश्चन आया कि फाइंड इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, या फाइंड रिएक्टेंस ऑफ LCR सर्किट। पहले तो ये समझो इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, ये LR सर्किट क्या चीज हुआ। LR सर्किट का मतलब हुआ कि L है, R है, C नहीं है। C नहीं है तो C हर जगह से हटा दो, जहां जहां पे भी C था, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। तो फॉर्मूला क्या बचा आपके पास Z का, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो LR जी। सर्किट के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। दैट मीन्स LR की जैसे ही अगर आपके पास CR सर्किट आ जाए तो उसमें से L हट जाएगा हर जगह से, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। गॉट इट? सर आपने रिएक्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट क्यों लिखा है फिर बता इसमें? रहा हूं, बता रहा हूं। ये क्लियर हो गया CR वाला? जी। अच्छा, LC सर्किट, LC भी तो हो सकता है बिना आर के। LC सर्किट सीरीज और पैरेलल दोनों होता था एक टाइम पे सिलेबस में, अब नहीं है। अच्छा। तो जो मैंने दूसरी बात लिखी थी कि सपोज आपसे बोला फाइंड रिएक्टेंस ऑफ अ सर्किट ऑफ LCR सर्किट। अब हमें रिएक्टेंस का मतलब क्या पता है, कि वैसे रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस।
और इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो क्या हम, तो कई बार बच्चे ये करते हैं कि ये भी रेजिस्टेंस है ये भी रेजिस्टेंस, तो रिएक्टेंस गलती से लिख दिया, शायद इम्पीडेंस ही निकालना हो। ऐसा नहीं है। अगर रिएक्टेंस पूछा गया तो आपका काम होगा स्टेप 1 पहले एक्सेल निकालो, विच विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस। वाओ। फिर आप निकालोगे स्टेप 2 एक्सी विच इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद आप इनको करोगे कंपेयर कि कौन सा बड़ा है, और उसके बाद आप सर्किट की नेट रिएक्टेंस निकालोगे, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि ये दोनों हमेशा ही ऑपोजिट फेज में होते हैं। तो नेट रिएक्टेंस या तो वो एक्सएल माइनस एक्सी आएगी या तो एक्सी माइनस एक्सएल आएगा। उससे होगा क्या, अगर नेट रिएक्टेंस सपोज एक्सएल बड़ा हुआ तो सर्किट का जो ओवरऑल नेचर होगा वो इंडक्टिव इन नेचर होगा। ये बात समझ में आई? तो चाहे उस सर्किट में सी भी है बट फिर भी सर्किट का ओवरऑल नेचर इंडक्टिव बिहेव करेगा सर्किट, और उसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करेगा। ओके। अगर सपोज किसी एलसीआर सर्किट में एक्सी बड़ा हो गया, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस बड़ा हो गया एक्सएल से, तो उस सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर विल बी कैपेसिटिव इन नेचर, उस सर्किट में करंट लीड करेगा वोल्टेज से। ये दो बातें क्लियर हुई? ये जो सेकंड बात मैंने बताई, जब अगर हमारे पास एलसीआर सर्किट है उसमें करंट लीड और लैग भी कर रहा है, तो वो एंगल कहाँ है जिस एंगल से वो लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, वो तो हमने निकाला ही नहीं। हाँ जी। वो एंगल निकलेगा तीसरा स्टार पॉइंट। ये सब कुछ ना इसी पेज से निकल के आ रहा है, अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी इससे। तो वो निकलता है इम्पीडेंस ट्रायंगल से। जो हमने पीछे ग्राफ बनाया था वोल्टेज वाला, जो डायग्राम था, वो वोल्टेज की जगह उन तीनों वोल्टेजेस की रेजिस्टेंस लिख दो। इस तरफ ई आर था तो उसकी जगह आर कर दिया, इधर एक्सएल ई एल माइनस ई सी था उसकी जगह एक्सएल माइनस एक्स सी कर दिया, और इधर क्या था, नेट इफेक्टिव, तो इधर इम्पीडेंस लिख दिया। ये जो एंगल होता है फाई, दिस एंगल इज एसेंशियली दैट एंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल में जो एंगल बनता है, इट इज दैट एंगल विच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई इस ट्रायंगल वाले फेज डिफरेंस से हम करंट एंड वोल्टेज का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो हमारे पास तो मेथड भी मल्टीपल इकट्ठे हो गए। या तो मैं इससे साइन फाई निकाल लूं, साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो मैं कॉस फाई यूज कर लूं, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो मैं tan फाई से निकाल लिया, हमें तो फाई निकालने से मतलब है, वो हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। कैसे भी निकाल सकते हो, तीनों ही मेथड सही है। ओके, ठीक है। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला, क्योंकि इस cos फाई जिसकी वैल्यू r बाई जेड होती है, इसका अब आप एक नया नाम पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर कहां से आएगा, कब आएगा, आपके सामने आ जाएगा, इसका नाम है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ठीक कोई है। डाउट? नहीं। चलिए कोई पिछली वाली साइड देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब वो रिएक्टेंस निकालने को बोलते हैं तब भी हमें एंड में तो जेड ही निकालना है ना? नहीं, एंड में z में अंडर r भी ऐड हो रहा है, देखो रिएक्टेंस में r का कोई वजूद नहीं अच्छा। है ना। हम्म। इम्पीडेंस में r रहेगा, तो इम्पीडेंस इसीलिए इम्पीडेंस को इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा गया, अच्छा ठीक है। और उसको सिर्फ रिएक्टेंस कहा गया। हम्म। सिंपल हो गई। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर रिएक्टेंस एक्सएल या एक्सी में से जो बड़ा होगा, सर्किट का बिहेवियर वैसा ही नेचर हो जाएगा, वैसे बिहेवियर हो जाएगा, उस हिसाब से करंट लीड या लैग करेगी, और हम्म। कितने एंगल से लीड या लैग करेगी ये उन्हीं के इम्पीडेंस ट्रायंगल से मिल जाएगा हमें। ठीक है। अब एक थोड़ा सा पिछला पॉइंट था जो मैं थोड़ी देर पहले बता देना चाहिए था, वो यहीं पे डाल देता हूँ। हमने एक्सएल रिएक्टेंस को पढ़ा था कि उसका फॉर्मूला ओमेगा एल है, जिसको मैं 2 पाई न्यू एल लिख सकता हूँ, हम्म। और एक्सी का फॉर्मूला
1 अपॉन ओमेगा सी है, विच आई कैन बी राइट 2 पाई न्यू इंटू सी, राइट। हम्म यहाँ पे एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल और एक्ससी का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, एक साइड फ्रीक्वेंसी एक साइड एक्सएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, राइट। हम्म यहाँ पे एक साइड एक्ससी है एक साइड फ्रीक्वेंसी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ठीक है। ओके यहां तक क्लियर है। हम्म अब तुम्हारे लिए क्विज क्वेश्चन, एक एलसीआर सर्किट है, उसमें इम्पीडेंस का ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, ये मेरे को कल बताना है, नेक्स्ट क्लास में बताना है। सेम ऐसा ही ग्राफ बट इम्पीडेंस जेड वर्सेस न्यू, ठीक है। अच्छा ठीक है नोट कर लिया ना ये जो बताना है आपको मेरे को। हाँ जी ओके, अब वापस इस पे आते हैं, यहाँ से और चीजें निकलेंगी थोड़ी सी। अब ये जो हमने इम्पीडेंस निकाली है, ये इम्पीडेंस क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, जिसमें 3 कंपोनेंट लगे हुए थे, राइट। ये इसमें एक और मजेदार सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं रेजोनेंस सिचुएशन। रेजोनेंस के दो चार नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। एक नाम है इसका मैक्सिमम करंट कंडीशन, एक नाम है मिनिमम मिनिमम इंपीडेंस कंडीशन, इसी का एक नाम है प्योरली रेजिस्टिव कंडीशन। अब ये जो इतने सारे नाम बोल दिए, 1 2 3 4 नाम हो गए, कि जब सर्किट में, नाम से ही क्लियर है आपको कि जब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, या सर्किट की मिनिमम इंपीडेंस होगी, या सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करेगा। प्योरली रेजिस्टिव मतलब उसमें ना कोई इंडक्टर का इफेक्ट हो रहा है ना कैपेसिटर का इफेक्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन को सिंगल नेम रेजोनेंस से जानते हैं। और इसका मतलब बहुत सिंपल है, Z की वैल्यू R होती है कब, अगर XL और XC इक्वल हो जाए। Z का फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, Z का हाँ मेन जी फॉर्मूला, वही था आर स्क्वायर माइन प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो अगर एक्सएल और एक्सी सेम हो जाए, हम्म है ना, तो क्या होगा, हम्म, हमारा Z इक्वल टू आर हो जाएगा। हाँ जी तो इसी को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। जब ऐसा होता है तो मिनिमम इंपीडेंस फॉलो हो रही है, मैक्सिमम करंट फॉलो होता है, और सर्किट सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव क्यों बिहेव करता है, क्योंकि Z में सिर्फ R का असर आया। ये हाँ कब होता है, जब ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाए, या ओमेगा हम्म, स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाए, या ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये फॉर्मूला है कि अगर ये वाली वैल्यू चूज करी जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो सर्किट हम्म, विल ऑटोमेटिकली गो इन रेजोनेंस स्टेट। इसीलिए इसको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। यहां से एक और एक चीज, ओमेगा को अगर मैं 2 पाई न्यू लिख दूं और 2 पाई नीचे ले जाऊं, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC, है ना। दिस विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर सर्किट में इतनी फ्रीक्वेंसी को डाला जाए, 1/2 पाई अंडर रूट L और C की वैल्यू डाल के, तो हमारा हम्म, सर्किट रेजोनेंस में होगा। अच्छा यहां तक क्लियर हुआ। हाँ जी एक चीज और निकालते हैं यहां से। अच्छा, अब मैं जो इसमें से निकालने वाला हूं वो समझने के लिए मेरे को एक न्यूमेरिकल डालने दो इसमें। अच्छा